ऑनलाइन स्टडी भी एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने ऐप पठित गद्यांश की श्रृंखला शुरू कर रखी है, जिसका 8वां भाग हम आज पढ़ेंगे। और हर विद्यांश में मैं यही बताता हूं कि क्यों शुरू कर रखी है। अर्थात मेरा टारगेट ये है कि आप किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम दें या 10वीं या 12वीं की एग्जाम दें, आपका कोई भी प्रश्न गद्यांश से रिलेटेड गलत न हो। अगर 10 नंबर का गद्यांश है तो 10 में से 10 आए, 5 नंबर का तो 5 में से 5 आए, 6 का तो 6 में से 6 आए। ये हमारा टारगेट है। पढ़ते हैं एक नया गद्यांश। भारतवर्ष की हजारों वर्षों से यह मान्यता रही है कि प्रकृति से संतुलन को कायम रखा जाए। आज से नहीं, सनातन भारत और प्राचीन काल के भारत की यह परंपरा रही है कि वो प्रकृति का सानिध्य लगातार बनाए रहे, प्रकृति से कभी मुंह नहीं मोड़े। और जिसने प्रकृति से मुंह मोड़ लिया, प्रकृति उससे मुंह मोड़ लेती है। और प्रकृति अगर इंसान से मुंह मोड़ लेगी तो इंसान का विध्वंस होना तय है, अर्थात सृष्टि का प्रलय होना तय है। यह बहुत अच्छा है, मनुष्य के लिए भी अच्छा है। अगर हम प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए चलेंगे, प्रकृति के साथ सानिध्य स्थापित करते हुए चलेंगे, तो ये प्रकृति के लिए नहीं, सबसे ज्यादा फायदे वाली बात हमारे लिए है और प्रकृति के लिए भी अच्छा है। इस संतुलन को अस्वाभाविक रूप से मत तोड़ो। प्रकृति का मनुष्य के साथ संबंध है, इस संबंध को अस्वाभाविक रूप से, अर्थात आप अपने स्वभाव में ऐसे विचार मत लाओ कि प्रकृति का और आपका सानिध्य टूट जाए। लेकिन विज्ञान का जिस ढंग से प्रयोग हो रहा है उसमें ऐसा लगता है कि सत्ता के लोभ से, सत्ता का मतलब सरकार, कुर्सी, पावर, धन के लोभ से ग्रस्त सभ्यता उसे रहने नहीं देती। वर्तमान समय किसका है? गद्यांश के आधार पर अपन चर्चा करें तो यहां तक मैं जो बात समझाऊं वो लिखता हूं। और मैं क्या समझाऊं कि वर्तमान समय भौतिकवाद का है। और भौतिकवाद से क्या आशय है? भौतिकवाद से आशय है कि चाहे विध्वंस की नींव पर ही हो, चाहे विनाश की नींव पर ही हो, विकास होना चाहिए। चाहे पेड़ काटने पड़े, एयरपोर्ट बनना चाहिए। चाहे पेड़ काटने पड़े, कारखाने बनने चाहिए। चाहे नदी को और कहीं से प्रवाहित करना पड़े, नगर बसाना है। प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं? छेड़छाड़, खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये क्यों करते हैं? विकास की आड़ में, विज्ञान की प्रगति की आड़ में, सत्ता की आड़ में, भौतिकवाद की आड़ में, पावर की आड़ में। यह हर हालत में प्रकृति के संतुलन को तोड़ना चाहती है। कौन? सत्ता का लोभ, धन का लोभ। क्यों तोड़ना चाहती है? मुझे लगता है कि उसमें एक दृष्टि दोष है। आज की इंसानियत में, आज की सत्ताओं में, आज की सरकारों में, आज के भौतिकवाद में देखने में कोई न कोई दोष है। पूर्व की दृष्टि यह रही है कि प्रकृति हमारी माता है। पूर्व कौन? भारत है। दुनिया के नक्शे में भारत किधर है? पूर्व की तरफ। अर्थात हम भारतीयों की पूर्व की जगह आपको क्या मानना है कि हम भारतीयों की यह मान्यता रही है कि प्रकृति हमारी माता है। इसी कारण यहां गंगा को माता कहा गया है, धरती को माता कहा गया है, गाय को माता कहा गया है। और अलावा इसके जो भी चीजें हैं, जैसे कृष्ण, अर्थात जैसे राम, मान लो पीपल के पेड़ को कृष्ण की तरफ हो जाता है, अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूं, पीपल हूं। और यहां पर पीपल की पूजा होती है, बरगद की पूजा होती है, दशहरे पर खेजड़ी की पूजा होती है। और कहने का मतलब हर पेड़ की इंपॉर्टेंस त्योहार के अनुसार है। हम हर पेड़ की, प्रकृति की, नदियों की, पहाड़ों की, झरनों की पूजा करते आए हैं। हम सूर्य तक को अर्घ्य देते हैं और सूर्य की तरफ जल चढ़ाते हैं कि हमें शीतलता प्रदान करे, हमें ओज दे, साहस दे, शक्ति दे, बल दे, ताकत दे और आप जैसा हमें देदीप्यमान बनाए रखे। ये हमारा स्वरूप रहा है भारतीयों का कि हम प्रकृति को माता मानते हैं और हमें उसके साथ सहयोग करना चाहिए। हमें उसके नियम समझकर उसके अनुसार बर्ताव करना चाहिए।
अकॉर्डिंग टू नेचर हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, हमारा बर्ताव होना चाहिए। अगर हमारा प्राकृतिक वातावरण के अनुसार बर्ताव नहीं है तो कहीं ना कहीं हम विनाश की नींव पर आगे बढ़ रहे हैं। यह सही है कि प्रकृति किसी का लिहाज नहीं करती, यह बिल्कुल सही है। अर्थात भूकंप आएगा तो ये नहीं सोचेगा कि ये आपका मकान है और आप वीआईपी हैं, आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप तो प्रधानमंत्री हैं, है ना, और आप तो प्रिंसिपल हैं, आप तो चेयरमैन हैं। ये नहीं सोचती, वो सबको बराबर लेकर चलती है। आपका भी भवन गिरेगा, आपकी भी इमारत गिरेगी, और उसके नियम समझना साइंस के जरिए ही हो सकता है, विज्ञान के जरिए। लेकिन साइंस के द्वारा प्रकृति के नियम समझकर उसके साथ हमें सहयोग करना है। आज साइंस हमें कहां ले आया है? हाँ, हिंदी में निबंध आता है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान हमेशा वरदान रहा है, कभी भी अभिशाप नहीं था, मगर हमारे कार्य करने के तरीकों ने इसको क्या बना दिया? अभिशाप बना दिया। मोबाइल आया, अच्छी सुविधा है, बिना तार का बात करने के लिए आया, लेकिन 4G 5G 6G जब आएंगे छोटे जीव जंतुओं का नुकसान होगा, और साथ ही साथ हम पूरे दिन मोबाइल के लगे रहेंगे तो मानसिक तनाव के शिकार हो जाएंगे। ये विज्ञान थोड़ी लेके आया है, ये तो हम ही तो लेकर आए हैं। क्यों लगे रहे पूरे दिन, और क्यों हम इतना विकास करें कि छोटे जीव जंतु मर जाएं? लेकिन साइंस के द्वारा प्रकृति के नियम समझकर उसके साथ हमें सहयोग करना है, उसे आदर देना है। किसको? नेचर को। जब तक नेचर को आदर नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। साइंस बड़ी नहीं है, नेचर बड़ी है। अगर साइंस ही बड़ी है तो साइंस मिट्टी पैदा करके दिखाए, साइंस सूर्य पैदा करके दिखाए, साइंस चंद्रमा पैदा करके दिखाए कि हमारा चंद्रमा ये रहेगा, प्रकृति का ये है, हम प्रकृति वाले चंद्रमा का यूज नहीं करेंगे, हमारा सूर्य ये है, हम प्रकृति के सूर्य का यूज नहीं करेंगे। साइंस बड़ी नहीं है, प्रकृति बड़ी है। अर्थात प्रकृति पर रिसर्च करती है, वो साइंस कहलाती है। दूसरी दृष्टि पश्चिम की है। अब हमने पूर्व की बात कर ली, भारत की बात कर ली, अब हम पश्चिमी देशों की बात करते हैं, पाश्चात्य देशों की बात करते हैं कि प्रकृति एक तेज नाखूनों वाली राक्षसी है। पश्चिम के देशों के लिए एक राक्षस की प्रवृत्ति की भावना है प्रकृति। और क्या लिखा है? जो हर हालत में हमें मारना चाहती है, नष्ट करना चाहती है, और इसलिए हमें किसी तरह से उसके साथ संघर्ष करना है। देखो, क्या कभी सुना है कि भारत में सुनामी आती है? क्या कभी सुना है कि भारत में ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं? क्या कभी आपने सुना है कि भारत में अमुक अमुक वायरस फैले हैं? कोई भी वायरस आज तक भारत से नहीं फैला है, चाहे वो कोरोना वायरस है, चाहे वो स्वाइन फ्लू है, चाहे वो बर्ड फ्लू है, और चाहे वो डेंगू है, चाहे वो चिकनगुनिया है, कुछ भी है। ये भारत की देन नहीं है। ये बीमारियां आती कहां से है? विदेशों से आती है। और विदेशों के लिए प्रकृति क्या काम कर रही है? तेज नाखूनों वाली राक्षसी है। क्यों काम कर रही है? क्योंकि विदेशी लोग प्रकृति के साथ सानिध्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, प्रकृति को दोहन कर रहे हैं, प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, प्रकृति को लूट रहे हैं, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि तमाम प्रकार की बीमारियां जो वर्तमान समय में हम कोरोना वायरस को जान रहे हैं आज, वो कहीं ना कहीं पश्चिम की देन है। वो कहीं ना कहीं ऐसे देशों की देन है जो देश मानवता की दुश्मन है। ये बात कर रही है, जो हर हालत में हमें मारना चाहती है, नष्ट करना चाहती है, और इसलिए हमें किसी तरह से उसके साथ संघर्ष करना है। लेकिन भारत आज क्या कर रहा है? पश्चिम के देशों के साथ संघर्ष कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो नई नई तरह की बीमारियां हमारी तरफ भेज रहे हैं, और हमें इन्वेंटेड करना पड़ रहा है, हमें वैक्सीन बनानी पड़ रही है, हमें रिसर्च करने पड़ रहे हैं, हमें अपना संसाधन इन पर लगाना पड़ रहा है। संघर्ष में अगर हम फिट हैं तो हम जिंदा रह सकते हैं। अर्थात ताजा तरीन उदाहरण, अगर कोरोना को हमें हराना है, उससे हमें संघर्ष करना है, और अगर हमें हमारी लाइफ को उस जैसी बनानी है तो ही हम जिंदा रह सकते हैं। अर्थात हम अगर कोरोना से मुकाबला नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। अर्थात अपना ध्यान नहीं रखेंगे, इसके समय पर वैक्सीन नहीं बनाएंगे, और साथ ही साथ हम इसके रख रखाव के बचाव के जितने भी तरीके हैं वो नहीं अपनाएंगे, तो हम जिंदा रह सकते हैं। नहीं तो प्रकृति में मार देगी। इसलिए प्रकृति को जानकर प्रकृति को अपने वश में करना है। प्रकृति को जानो, प्रकृति क्या कहती है। अगर भूकंप बहुत अधिक आते हैं तो प्रकृति का सीधा सा संकेत है कि मुझे खोखला कर दिया गया है नीचे से। अगर बरसात टाइम पर नहीं होती तो सीधा सा संकेत है कि
वायुदाब नहीं बन पा रहा है, पेड़ पौधे नहीं है, समुद्र में वायुदाब नहीं बन पा रहा, समुद्र का पानी नहीं बचा है। कहने का मतलब यह है, संकेत समझो प्रकृति का। अगर ज्यादा बारिश हो रही है तो प्रकृति का संकेत समझो कि आपने पेड़ पौधों को काट दिया है, अपर्दन ज्यादा हो रहा है, आपने जगह जगह शहर बना लिए हैं, और कोई नदी नहीं छोड़ी है, आपने तालाब नहीं छोड़े हैं, मेरा शरण किया है। प्रकृति को जानो, समझो, उसकी पुकार को सुनो। इसका शोषण करना है, यह प्रकृति के साथ दुश्मनी की दृष्टि है। यह काम कौन कर रहे हैं? पश्चिम के देश। पश्चिम के देश क्या कर रहे हैं? प्रकृति को अपने वश में कर रहे हैं, प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, और यह पश्चिम की अधिकांश दृष्टि है, अर्थात पाश्चात्य देशों की दृष्टि है। इस दृष्टि को यदि आप पूरी तलाश करें तो बहुत पुरानी है यह दृष्टि। बाइबल में एक कथा आती है, बाइबल में एक कथा आती है, और वो कुछ इस प्रकार है, पढ़ते हैं अपन। हाँ, कथा आती है कि पशु की तरह नर नारी पहले नंगे रहते थे। बाइबल में ऐसा, उनका जीवन स्वाभाविक था, नेचुरल था, प्राकृतिक था, प्रकृति के साथ उनका पूर्ण सामंजस्य था। तो परमात्मा ने उन्हें प्रेरणा दी कि इस वृक्ष का फल है जो तुम नहीं खाना, यह वर्जित है। क्या कहा परमात्मा ने? एक वृक्ष का फल है, इसको कभी नहीं खाना है, यह आपके लिए निषेध है। सेब का वृक्ष था और नीचे शैतान सांप का रूप बनाए हुए बैठा था। उसने कहा कि क्यों बात मान रहे हो खुदा की, यह फल बहुत मीठा है, इससे जरूर खाओ। उसने परमात्मा की बात नहीं मानी, शैतान की बात मान ली, उस फल को खाया। खाते ही उसमें स्वचेतना पैदा हुई कि मैं अलग हूं और प्रकृति अलग है, मैं अलग हूं और ये नारी अलग है। नारी में स्वचेतना पैदा हुई, नारी में स्वचेतना पैदा हुई। हाँ, कि मैं अलग हूं और प्रकृति अलग है, मैं अलग हूं और ये नारी अलग है। और नारी में ये सुचेतना पैदा हुई कि मैं अलग हूं और पुरुष अलग है, मैं अलग हूं और ये परिवेश मुझसे अलग है। तो यह जो मनुष्य ओरिजिनल मूलभूत डिकोटोमी, द्वैत या द्वंद्व पैदा हुआ, उसमें उससे एक तो लज्जा पैदा हुई, तो उसने अपने अंगों को ढक लिया, और दूसरा भय पैदा हुआ कि प्रकृति हमें मारेगी, खा जाएगी, इसलिए इस प्रकृति के डर से कैसे बचे। तो देखते हैं कि जैसे भयभीत बिल्ली जोर से आक्रमण करती है, वैसे प्रकृति के डर से इतना भयभीत और तनाव बढ़ दिया कि वह हर हालत में प्रकृति को समझने और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने और विजय प्राप्त करके प्रकृति का शोषण करने की तरफ अग्रसर हुआ। और इस मामले में पश्चिम ने दुनिया का नेतृत्व किया, और आज हम देखते हैं कि जितना पर्यावरण का प्रदूषण पश्चिम के उद्योग और व्यापार ने पैदा किया वह बहुत ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पूरा गद्यांश को एक साथ पढ़ गया, समझाया नहीं, समझाने वाली बात थी भी नहीं। क्या बात थी? बाइबल में एक कहावत है, कहावत क्या, सॉरी, एक लघु कथा आती है। क्या आती है कि पहले मनुष्य, चाहे वो नर हो चाहे वो नारी हो, नंगे रहते थे, कोई वस्त्र नहीं थे। उसके बाद में ईश्वर ने धरा पर एक बीज भेजा और प्रकृति के सभी जीवों को यह कहा कि कोई भी इस जीव फल को, इस बीज को खाएगा नहीं। धरती पर सांप के रूप में एक शैतान था। शैतान ने किसी मनुष्य को कह दिया कि खा लो, खुदा की बात क्यों मान रहे हो? आपको खुदा कहेगा वैसे काम करोगे क्या आप? खा लो इसको, क्या होता है? जैसे ही उस बीज को खाया जाता है, आदमी के अंदर दो गुण आते हैं, एक तो भय का, डर का आता है गुण, और दूसरा अपनी आत्मरक्षा का, और साथ ही साथ शर्म का, लज्जा का भाव आ गया। अपने आप किसका भाव आ गया? लज्जा का। अब जब बीज को खाया तो इंसान ने क्या सोचा? नारी अलग चीज है, नर अलग चीज है, घोड़ा अलग चीज है, गधा अलग चीज है, पेड़ अलग चीज है, मैं अलग चीज हूं। ये आई बात। और क्या आया? नर ने नारी की तरफ देखा तो उसे देखते हुए शर्म आई, लज्जा आई। पहले नहीं होता था ऐसा,
समान रूप से रहते थे, मगर उस बीज को खाने के बाद हुआ तो कहीं न कहीं क्या हुआ, कहीं न कहीं प्रकृति का अनादर हुआ। प्रकृति ने क्या कहा था, बीज को नहीं खाना है, बावजूद इसके बीज को खा लिया। बीज को खाते ही इंसान में क्या हुआ, भय पैदा हुआ, डर हुआ। डर के कारण इंसान ने अपनी रक्षा करना उत्तम समझा। अब वो अपनी रक्षा के लिए प्रकृति का शरण कर रहा, प्रकृति का दोहन कर रहा, प्रकृति के साथ वो तादात्म्य स्थापित नहीं कर पा रहा है। ये बात इसमें आई है। अब देखो, जैसे भयभीत बिल्ली जोर से आक्रमण करती है, वैसे ही मनुष्य अब प्रकृति पर जोर से आक्रमण कर रहा है। और भयभीत बिल्ली किससे ग्रस्त रहेगी, तनाव से। आज का मनुष्य तनाव से ग्रसित है और वह हर हालत में प्रकृति को समझने और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। यह बात हमें किसने समझाई, पश्चिम के देशों ने। पश्चिम के देशों ने क्या किया, पर्यावरण का प्रदर्शन किया और क्या किया, उद्योग और व्यापार के बहाने प्रकृति को लूटा, प्रकृति का दोहन किया, प्रकृति का शोषण किया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होगी बात। पूरा गद्यांश प्रकृति पर आधारित है। प्रकृति, पूर्व के देशों ने प्रकृति को माता की तरह माना है। पूर्व के देशों ने प्रकृति की पूजा की है, अर्चना की है, प्रार्थना की है और प्रकृति से आशीर्वाद मांगा है। जब जब हमने प्रकृति का शोषण किया है, दोहन किया, क्षरण किया, तब तब प्रकृति ने अपने रूप भूकंप के रूप में, बाढ़ के रूप में, अतिवृष्टि के रूप में, अनावृष्टि के रूप में, सुनामी के रूप में हमें दिखाए हैं। ये सब आए कहां से हैं, पश्चिम के देशों से आए हैं। क्यों आए हैं, पश्चिम के देश प्रकृति के सानिध्य के साथ काम नहीं कर रहे हैं, वे प्रकृति का क्षरण कर रहे हैं, प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। भारत ऐसा नहीं कर रहा है। ये इसमें गद्यांश में प्रश्न देखते हैं। दृष्टि दोष में समास है, दृष्टि का दोष, इसका सामासिक वगैरह क्या होगा, दृष्टि का दोष। तो का आ गया, समान तत्पुरुष समास हो गया, तो इसका तत्पुरुष समास हो जाएगा। गद्यांश में पाश्चात्य संस्कृति को उपमा दी है, आई थी लाइन साथ साथ। पाश्चात्य संस्कृति के लिए प्रकृति नाखून भरी राक्षस की तरह है, तो किसकी, राक्षसी की हो जाएगा। चांद के कलंक की नहीं, रावण की नाम ही नहीं है, दलदल की नहीं है, दलदल मतलब कीचड़। नेक्स्ट है, पशु सदृश मानव का उल्लेख मिलता है। किस ग्रंथ की चर्चा हुई है, बाइबल की, तो हो जाएगा उत्तर कि पशु की तरह व्यवहार मानव ने किस ग्रंथ में किया है, किस कहावत में है, बाइबल में जो कहावत आई है उसमें है। नेक्स्ट, बाइबल की कथा के अनुसार मनुष्य में स्वचेतना पैदा होने का कारण है, मनुष्य में खुद में यह बात कब आई कि उस बीज को खा लेना चाहिए, स्वचेतना। इससे पहले मनुष्य में कोई चेतना जागृति नहीं थी, लेकिन मनुष्य में पहली बार चेतना कब आई, जब उस राक्षस ने, शैतान ने कहा कि इस बीज को खा लो। तो शैतान का कथन, उत्तर क्या हो जाएगा, शैतान का कथन। खुदा का कथन, अर्थात खुदा कथन तो था ही पहले से, लेकिन अगर खुदा कथन को मानता तो उसमें स्वचेतना नहीं आती। स्वचेतना का मतलब है मुझे बचना है, मुझे मरना नहीं, मुझे खाना है, मुझे दोहन करना है, मुझे लज्जा आनी चाहिए, मुझे शर्म आनी चाहिए। ये सब बातें कब पैदा हुई, शैतान के कथन के बाद पैदा हुई। प्रकृति के शोषण का मूल भाव है, यस, तो प्रकृति के शोषण का मूल भाव है उत्साह, लज्जा, क्रोध, भय। तो यहां उत्तर क्या हो जाएगा, भय। सबसे पहले भय नामक स्थायी भाव जगा, इस कारण वो प्रकृति का क्या हुआ, शोषण करने की सोची। साइंस का मुख्य उद्देश्य है प्रकृति का विध्वंस करना नहीं, प्रकृति का समान, ये ऑप्शन कट गया, प्रकृति पर विजय प्राप्त करना, ये भी नहीं है, प्रकृति को संतुलित करना, ये है। साइंस का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए प्रकृति को संतुलित करना। नेक्स्ट है, द्वैत का अर्थ क्या है। द्वैत, देखो पढ़ा होगा आपने कभी, द्वैताद्वैत या द्वैतवाद, है ना, भक्ति काल में आते हैं, ये पुष्टि मार्ग में आते हैं। पुष्टि मार्ग के लोग द्वैताद्वैतवादी थे, वल्लभाचार्य थे, है ना। और तो द्वैत का मतलब दो होता है। अब हम दो अलग अलग है की भावना, हम दोनों एक है की भावना नहीं, हमें अलग अलग होना चाहिए की भावना नहीं। प्रकृति के दो रूप हैं। अब यहां प्रकृति के दो रूप हैं, नंबर 1 और नंबर 4 में से एक सही होगा। तो हम दो अलग अलग है की भावना, यहां ये ज्यादा सही है। हम दो अलग अलग कौन, नर और नारी अलग अलग, पशु और मनुष्य अलग अलग, प्रकृति और मनुष्य अलग अलग की भावना किसने दी,
द्वैत ने दी। नेक्स्ट देखते हैं, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है पर्यावरण प्रदूषण, प्रकृति पर पाश्चात्य प्रभाव, विज्ञान और प्रकृति, मानव का उत्थान। तो इसका हो जाएगा प्रकृति पर पाश्चात्य प्रभाव, अर्थात पश्चिम के देशों ने प्रकृति का क्षरण किया है, दोहन किया है, प्रकृति को लूटा है, प्रकृति के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। भारत ने, पूर्व के देशों ने ऐसा नहीं किया है, तो हो जाएगा कि प्रकृति पर पाश्चात्य प्रभाव क्या पड़ा। यह था हमारा गद्यांश नंबर 8 जो हमने आज पढ़ा है। उम्मीद करता हूं कि आज का गद्यांश आपके लिए काफी रोचक रहा होगा, आकर्षक रहा होगा, सरस रहा होगा, समझ में आया होगा, कुछ न कुछ अधिगम हुआ होगा, लर्निंग हुई होगी और साथ ही साथ आप में कॉन्फिडेंस आया होगा कि संभवतः अब हमारे गद्यांश के प्रश्न सही होंगे। उम्मीद करता हूं कि यह भाव आपके मन के भीतर होगा। आज के लिए बस इतना ही। एक नए गद्यांश के साथ आपसे कल पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।